वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ और हम रीनल ट्रांसप्लांट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। नेफ्रोलॉजी के हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं पीकेएलआई से। डॉक्टर साहब, पीकेएलआई की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर गुर्दों की पेवंदकारी जो हो रही है उसकी क्या शरह है, किस तरह से वहाँ पे क्या प्रेवलेंस है सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स की, एंड व्हाई इट इज़ सो डिफरेंट एंड यूनिक देन एनी अदर ट्रांसप्लांट? जी, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हुई है। तो इसमें अबीरा मैं आपको वही डेटा बता देता हूँ जो मैंने 2025 की ना वर्ल्ड ट्रांसप्लांट कांग्रेस के लिए भेजा है महीना पहले। तो ये सैन फ्रांसिस्को में 2 महीने बाद। तो उसमें हमारा जो रिजेक्शन रेट है ना फर्स्ट ईयर का वो है 1.6%। ठीक है। और आप जो मोर्टेलिटी है ना जिसको कह रहे हैं, अब हम तो आपको 7.5 साल के डेटा दे सकते हैं, कोई इतनी देर इदारा बना है जाहिर। तो उसमें हमारी जो मोर्टेलिटी है ना वो आप समझ लें कोई 3% है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 7 साल। That's really amazing. और ये एक Definitely. ऐसे मुल्क में जहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कुव्वत मुदाफ़ा का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये इन्फेक्शन ही है। बहुत हमारे पेशेंट्स को ऐसे इन्फेक्शंस लग जाते हैं जो बाहर मैं जब था मैंने डेंगू का नाम ही नहीं सुना था। डेंगू के पेशेंट्स ही नहीं देखे थे। हाँ, मैं शुरू में आया तो वो हमारे हाफिज़ इजाज़ साहब एक बड़े इंपॉर्टेंट मेरे चेयरमैन थे उस ज़माने में, मुझे कहते थे यार ये प्लेटलेट लो है तो उनको प्लेटलेट नहीं लगाना। तो मुझे समझ नहीं आती थी। और विद द पर इतने पेशेंट्स गए डेंगू में, हमारी अपनी बीमारी, हमारे अपने मसाइल। सही। हर रीजन के डेफिनेटली अलग अलग इश्यूज। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक कोई भी इदारा जो एक ट्रस्ट के अंडर है, सर्विसेज दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सोसाइटी में एक थैंकलेस मिजाज भी है, फिर नेगेटिव थिंकर्स बड़े हैं। जी। तो ये हर इदारे को, इवन मैं एक नो प्रॉफिट इदारा हेड कर रहा हूँ जी। तो मुझे भी फेस करने पड़ते हैं। तो आप पिछले कई सालों से वहाँ सर्व कर रहे हैं तो बड़े सवाल लोग पूछते हैं। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि क्या जो है वो डिज़र्व करने वाला वो सिलेक्ट सही हो जाता है, उसे इलाज फ्री मिल जाता है, उससे चार्ज तो नहीं किया जाता, या डोनेशंस आती हैं या आसानियाँ जो की जाती हैं सोसाइटी की तरफ से तो वो राइट बंदे तक पहुँच जाती हैं? जी, वो बिल्कुल आपकी वो बात सही है। मैं आपको उसकी परसेंटेज बता देता हूँ कि पीकेएलआई में इस वक्त तकरीबन ना 88 to 90% पेशेंट्स का सपोर्टेड ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से या पीकेएलआई की तरफ से बिल्कुल पेशेंट्स को सपोर्ट पर। अब ये सपोर्ट में वेरी, 100% सपोर्ट भी हो सकती है और 10% भी सपोर्ट होती है, पर 90% आप समझ लें कि जो ट्रीटमेंट है, ख्वाह वो डायलिसिस है, वो ट्रांसप्लांट है, वो लिवर ट्रांसप्लांट है जिसकी कॉस्ट 55 लाख रुपए है, वो बिल्कुल फ्री हो जाता है पेशेंट का और डिजर्विंग का होता है। और बड़ा साइंटिफिक उसमें जो है ना मैकेनिज्म है कि वो हर चीज़ चेक करते हैं कि इस पे नादरा का कार्ड डलता है, उसकी पेशेंट की क्या कैपेबिलिटी है, बिल्स देखते हैं कि ये किस पे वो नादरा के लेवल पर आता है और उसके मुताबिक उसको फाइनेंशियल स्क्रीनिंग मिल जाती है। पेइंग पेशेंट्स तो सिर्फ 10% है। अब आपने जो बात की कि हमारी फंड वो जो चैरिटी या डोनेशंस, वो अभी हम SIUT से पीछे हैं। ठीक है, काम तो हम लोग भी बड़ा कर रहे हैं लेकिन उस लेवल की अभी डोनेशन, चैरिटी, ज़कात हमें नहीं अवेलेबल। हाँ। ओके अच्छा, अब इसमें आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि अभी जाहिर है उस तरह से डोनेशंस पीकेएलआई को नहीं मिल रही हैं। उसकी शायद वजह ये भी है कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस अभी भी नहीं है कि यहाँ पर और क्या क्या कुछ हो सकता है और क्या हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम खसूसी तौर पर बात करें ट्रांसप्लांट्स की, कामयाब ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किस ट्रांसप्लांट के क्या पैटर्न चार्जेस हैं। टेंटेटिव एक चार्जेस होते हैं, उससे प्लस माइनस तो हो सकता है। जैसे आपने अभी बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मिनिमम जो कॉस्ट है 55 लाख है। उसी तरह से कुछ ट्रांसप्लांट्स की अगर आप कीमत भी बता दें टेंटेटिव, ताकि लोगों को पता हो, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो स्कैम्स में भी पड़ जाते हैं। कोई लोग कह देते हैं जी कि हम आपका करवा देंगे कहीं से, और उनसे पैसे ले लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, और जाते हैं तो उनको पता चलता है कि डबल ट्रिपल भी पैसे ले लिए होते हैं। तो उससे बचने के लिए भी थोड़ा सा आप अवेयर करें। उसमें मैं आपको पीकेएलआई की किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बता देता हूँ कि वो तो 21 लाख है लेकिन 90% फ्री हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई वेल पेइंग करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन इसमें जो आपने मुझे बात बताई ना, उसमें मैं एक अपना चीफ मिनिस्टर का जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है ना उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क काफ़ी सेंटर्स में फ्री ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो पेशेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस हेल्थ कार्ड पे उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है और लिवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। तो वो किसी स्कैम में बिल्कुल ना फंसें, डोनर अपना लाएं,
इतना होटन एक्सटेंशन दे दी है, सेकंड डिग्री में अपना फ्री ट्रांसप्लांट करवाएं, ठीक है। अगर PKLI में मतलब नहीं हो रहा तो बाकी भी और सेंटर्स लाहौर में हैं जहाँ पे वो उस कार्ड के तहत ट्रांसप्लांट अच्छा, यानी तो health बिल्कुल card पे कर किसी से सकते हैं। ब्लैकमेल ना हो और बिल्कुल इलीगल ट्रांसप्लांट नहीं करवाना। इलीगल ट्रांसप्लांट सड़कों पे ये ट्रकों में हो रहा है, छोटे छोटे कमरों में हो रहा है। डोनर वो बात है, डोनर के साथ भी ज्यादती होती है, मरीज के साथ भी ज्यादती होती है, उनको अपने सिर्फ पैसों से गर्ज होती है और वो फिर अपना पेशेंट आगे उनको कोई पूछता नहीं। तो जब इतनी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे दी है तो फिर दैट्स फाइन, उसको अवेल करें। बिल्कुल सही। एक डॉक्टर साहब बड़ा एक अजब सा सवाल मैं इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि खबरों में एक अरसे से इस तरह की न्यूज़ हम देखते हैं, अब कम हो गई लेकिन देखते रहे कि फलाना शख्स जो है वो गुर्दे बेच रहा है, या फिर फलाने क्लिनिक पे जो है वो किसी और सर्जरी के लिए बुलाया गया और गुर्दा चोरी कर दिया गया। ये गुर्दा जो बिकता है या चोरी होता है ये इनलीगल तो है, इलीगल है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं ये मैं जानना चाहूँगा दोनों हवालों से, जो देने वाला है या बेचने वाला है और दूसरी तरफ जो इससे मुस्तफीद होने वाला है। मुस्तफीद क्या होना है? जो जिस तक पहुंच जाते हैं वो क्या करता है? अच्छा, ये मेरा ख्याल है, देखिए नहीं मुझे इसका बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन व्हाट इज़ गोइंग ऑन वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अब तो बहुत कम हो गया होगा क्योंकि लेकिन जिस ज़माने में होता था कि एक मिडल मैन इन्वॉल्व होता था, मिडल मैन इन्वॉल्व कर देता था कि भाई इसको तुम इसको दे दो तो तुम्हें 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। वो अब होता ये था कि वो जो रिसिपिएंट है ना जिसने गुर्दा चाहिए उसको कहता है वो 6 लाख रुपया मांग रहा है। मिडल मैन इज उसमें से सारा कुछ कमा रहा है, डोनर उसमें से घाटे में जा रहा है, रिसिपिएंट का काम उस तरीके से हो नहीं रहा, उसको साइंटिफिक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ केयर की तरह पर टेस्ट नहीं हो रहे, उसकी मैचिंग नहीं हो रही, वो कुछ नहीं हो रहा और उसका आउटकम उस पर। अब डोनर की कहाँ ज्यादती होगी? हम डोनर के ऊपर 100 टेस्ट करते हैं जस्ट टू सी द सेफ्टी ऑफ किडनी डोनेशन। वो बेचारे दी अगर क्रेटिनिन 1.5 है या 2 है या उसका अपना एक गुर्दा कमज़ोर है तो देखें आप अंदाज़ा कि उसकी इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज हेल्थ ऑन नॉट केयरफुल स्क्रीनिंग कितनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा डेफिनेटली। और इसी तरह लिविंग डोनेशन में ना जब आप अपने बहन भाई को देते हैं या अपने बच्चे को देते हैं आपको एक सेटिस्फेक्शन, दैट सेटिस्फेक्शन विल नॉट अकर इन एन अनरिलेटेड डोनर, ही विल बी सफरिंग फ्रॉम अ गिल्टी। दैट्स ट्रू। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आपके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन रही है और मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि इस टाइम फ्रेम में हम लोगों को अवेयर कर सकें, बट एज वी रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, शाह साहब आज की बुक रिकमेंडेशन में आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, जो आज की किताब है ना, ये किताब एक बड़े काबिल सिविल सर्वेंट है उनकी किताब है। डॉक्टर साहब हमने एक नया फॉर्मेट सेट किया है कि प्रोग्राम के इख्तिताम पे किताब का हवाला तज़किरा ज़रूर देते हैं ताकि किताब पढ़ने का रुझान है। हमारे माशरे में किताब उतनी नहीं पढ़ी जा रही, मुल्क में उतनी किताब नहीं पढ़ी जा रही। ये किताब इरफान जावेद साहब की है। इरफान जावेद साहब एक इंतहाई काबिल ऑफिसर हैं, कस्टम में कलेक्टर हैं, कराची में पोस्टेड हैं और इनका कमाल ये है कि मुझे शायद याद पड़ता है जावेद चौधरी साहब ने पे कॉलम भी लिखा हो और उस कॉलम में चौधरी साहब ने बताया कि इतना मुतालिया मैंने किसी का नहीं देखा। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये किताब उन्होंने मुझे लास्ट हमारी जब मुलाकात हुई कराची में तो मुझे दी, है मेरी पसंदीदा किताबों में से। और ये किताब दरअसल दरवाज़े जो है ये मुख्तलिफ शख्सियात हैं जिनके कह लीजिए उन्होंने हाल अहवाल लिखे हैं और इस शानदार अंदाज से लिखे हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये मिसाल लीजिए अब्दुल्ला हुसैन। अब अब्दुल्ला साहब जो हैं वो बड़े शानदार एक क्रिटिक हैं उर्दू लिटरेचर में, जो नाकदीन मुस्तनद नाकदीन है उनका इसमें नाम आ जाता है। तो बड़े बड़े नामों के हवाले से जो लिटरेचर के बड़े नाम हैं उनके हवाले से इरफान भाई ने कमाल की गुफ्तगू की है। उसमें अहमद नदीम कासमी साहब हैं, ए हमीद साहब हैं, अहमद फराज हैं, तारड़ साहब हैं, अहमद बशीर हैं, अतौला कासमी साहब हैं और जावेद चौधरी साहब भी हैं और सबसे बढ़ के इसमें शकील आदिल ज़ादा साहब हैं। तो ये किताब सही मानों में कहूँ तो पढ़ने के लिए काबिल तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ इरफान साहब की किताबों को आप किसी को तोहफा भी देना तो वो याद रखता है कि यार इस किताब में से मेरे सीखने के लिए और मेरे लिए बड़ा कुछ था। अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए और इन शख्सियात को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। संग मील ने इसको प्रिंट किया जी।
थैंक यू शाह साहब। डॉक्टर साहब जाने से पहले मैं चाहूँगी कोई टेक होम मैसेज आप पेशेंट्स के लिए या ऐसे लोग जिनके इर्द गिर्द किसी को गुर्दे मसाने का कोई मसला है या उन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। बस मेरा ये है कि रिसोर्स लिमिटेड कंट्री है, इतने वसाइल है नहीं, हेल्थ के बजट इतना है नहीं, तो जब भी आपको किडनी का कोई मसाइल हो, जो मैंने अलामात सारी मेज़ की है, तो उसकी अर्ली गुर्दे के डॉक्टर के पास जाएं। कोई गुर्दे में दर्द हो रही है तो अर्ली यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। जो अलामात मैंने बताई हैं, जवानी में ब्लड प्रेशर, पैरों पे सूजन, चेहरे पे सूजन, उसके अलावा पेशाब में झाग आना, पेशाब में खून आना, तो फ़ौरन अपने करीबी गुर्दे के डॉक्टर से, क्योंकि ये अगर बीमारी बढ़ गई तो आपके बच्चे ने फिर आगे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ, तो इसकी अर्ली डिटेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब आपका कोई मैसेज होगा? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की गुफ्तगू नेमत से कम नहीं थी, इनकी मौजूदगी नेमत से कम नहीं थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, आपने इतना वक्त निकाला और ये एक प्रोग्राम, इससे हज़ारों लाखों लोग मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी, और मैं अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त लेना चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ को फॉलो करते रहिए। अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ का एक और बेहतरीन एपिसोड। हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं और हमारे आज का जो टॉपिक है वो सेहत से मुतल्लिक रहने वाला है। अगर बात की जाए गुर्दे की बीमारियों की तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कोशिश करते हैं कि हम हर फील्ड के रेलिवेंट जो लोग हैं उन्हीं से माहिर राय लें और आप तक पहुंचाएं, ताकि आप जान सकें कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, और खुदा न खास्ता अगर आप ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं तो उनके क्या इलाज हैं। बर वक्त इलाज आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान में नेफ्रोलॉजी की, ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी की, तो इन सब पे अवेयरनेस अभी भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने आज के शो का जो टॉपिक है वो इसी हवाले से डिज़ाइन किया है। आपको डॉक्टर साहब से भी मिलवाएंगे, लेकिन पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी काबिलियत और उनका जो शोबा है, मैं समझता हूँ उनका इस मुल्क में मौजूद होना कोई नेमत से कम नहीं है, क्योंकि बड़ा चैलेंज है ये जो हम ब्रेन ड्रेन करते हैं। उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि कुछ लोग ब्रेन ड्रेन के ज़रिए बाहर जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आके सर्व करते हैं। तो डॉक्टर साहब की मिसाल जो है ना वो बड़ी बेहतरीन एक मिसाल है कि इनका एक्सपोजर खुद पढ़ने का, पढ़ाने का, दुनिया देखने का, और उसके बाद अल्लाह ने इन्हें मौका दिया कि PKLI में सर्व कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले रमज़ान में एक इवेंट था जो PKLI ने अरेंज किया था, तो वहाँ मैंने अनाउंस किया था कि मेरा सोशल मीडिया, मेरा मीडिया और मेरी ज़ात हाजिर है इस हॉस्पिटल के लिए, और जितने काबिल डॉक्टर्स हैं उन्हें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आएँ और अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी, एक मसरूफ़ इंसान है, इन्होंने वक्त निकाला और आज के प्रोग्राम में आए। डेफिनेटली ऐसे ही है, और आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आदिल मंजूर मौजूद हैं जो कि चेयरमैन नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी PKLI हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब और आपका मदऊ करने का, और हमारा अवेयरनेस क्रिएट करना, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा जी, क्योंकि एक रिसोर्स लिमिटेड कंट्री में अवेयरनेस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, केयर तो डिलीवर चले किसी ना किसी तरीके से, उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो लोगों को लिवर के बारे में बहुत सारी अब चीज़ों का पता चल गया हुआ है, लेकिन अभी अगर नेफ्रोलॉजी की बात करें, गुर्दों की बीमारियों की बात करें, तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस या उनकी कह लें हसासियत के बारे में नहीं पता। तो आप अमूमी तौर पर गुर्दे की कौन सी बीमारियाँ जो हैं आपको देखने में मिल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, खुसूसी तौर पर पंजाब में, तो आप प्लीज़ उस बारे में बताइए। जी जी, अच्छा, सबसे पहले इसमें ना इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे किडनी फेलियर के कॉजेज़ पाकिस्तान में इस हमारी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन में क्या हैं। क्योंकि जब हमारा होता है, मैं अपना क्रिटिसिज्म अपनी मेडिकल कम्युनिटी का करता हूँ कि अपनी स्टडीज़ तो करते ही नहीं हैं, US स्टडीज़ के लेके या यूरोपियन स्टडीज़ को लेके वो जो डाटा इधर रेप्लिकेट करते हैं, तो दैट मे नॉट अप्लाई टू आवर पॉपुलेशन, वी शुड हैव आवर ओन डेटा। तो अभी जो मेरा पाकिस्तान में 7.5 साल का ये स्टे है जो बाहर से आके है, उसमें मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ना
ایک جو بیماری جو گردوں کی سوزش جس کو کہتے ہیں گلومیرولونیفرائٹس، وہ کافی کامن ہے. اور یہ ہمارے ینگ بچے 10 سال سے 20 سال 6 سال سے 25 سال تک، یہ بیچاروں کو کوئی دیکھتا نہیں، آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے، پاؤں پہ سوزش ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے، نو بڈی سینگ دس پیشنٹ. تو وہ اپنے لوکل جی پی سے علاج کرا رہے تھے. ہوتا یہ کہ یہ جو بیماری ہے جو گلومیرولونیفرائٹس ہے، یہ بڑے ویسکولائٹس ہے، یہ بیماری کا فی الوقت فوری علاج ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ اس کا اگر علاج ہو جائے، کڈنی کی بایوپسی ہو جائے، اسپیسیفک ڈیزیز ڈائگنوز ہو جائے، تو اس کا علاج ہو جائے تو وہ بیماری ایک قسم کی بالکل پیشنٹ 0 میٹر ہو جاتا ہے. اچھا. ہوتا یہ ہے کہ یہ بیماری انفلیمیشن جو ہوتی ہے نا، یہ سوزش، یہ چلتی رہتی ہے. وہ انفلیمیشن گردے کی سختی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فائبروسس. اچھا. فائبروسس جب کسی آرگن میں آ جائے گی، خدا وہ کڈنی ہو، وہ لیور ہو، وہ بہتر نہیں پھر ہو سکتی. پھر وہ بیچارے ہمارے ینگ 15-20 سال کے بچے ڈائلسس پہ یا ٹرانسپلانٹ کی ان کو ضرورت پڑ جاتی. اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ ارلی پک اپ آف دا ڈیزیز نا ایکسٹریملی امپورٹنٹ. رورل لیول پہ، گاؤں کے لیول پہ، وہ کہ جیسے ہی علامات ارلی آنسٹ ہائپرٹینشن. ابھی کل میرے پاس پیشنٹ ہے 5 سال سے ہائپرٹینشن ہے، 15 سال عمر ہے. میں کیوں ایک بچے کو اس کو انویسٹیگیٹ ان کا دوائیاں دے رہے ہیں، دیکھا تو اس کی جو کڈنی کا فنکشن صرف 10% رہ گیا تھا، گردے چھوٹے ہو گئے ہوتے. سو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کاز ان پاکستان. نمبر 2 یہ کہ ان پیشنٹس میں نا جب بھی آپ کے پاس شوگر ہو نا، پاکستان ڈائبٹیز میں دنیا میں اب نمبر 1 کنٹری بنتا ہے. اللہ ایجیا میں تو بڑا ویسے ہی چیلنج. ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں 20 سے 30% میں نا آپ کو کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے. تو جس کو بھی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو، اس کو 5 سال کے بعد اپنے گردے کے ٹیسٹ کرانے شروع، کیونکہ پہلی علامت ڈائبٹیز کی کڈنی کی انوالومنٹ میں پیشاب میں، جس کو کہتے ہیں چربی، ایک لیمن ٹرم ہے لیکن ہم اس کو کہتے ہیں یورین میں پروٹین آنا. ٹھیک ہے. دیٹ از اے ٹریٹیبل ڈیزیز. اس وقت پہ یہ بیماری بہت اچھی قابل علاج ہے. اس کی دوائیاں دنیا میں بہت زیادہ، ایک سرج آف ریسرچ اس لیول پہ آئی. لیکن اگر وہ بیماری وہاں سے چلی گئی اور گردے کی کمزوری میں ڈیولپ ہوگی تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں، پھر وہ ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ. بالکل. ڈاکٹر صاحب میں بڑا بنیادی ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. وہ سوال ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہے کہ ہمارے لائف سٹائل میں ایسی کون سی غلطی ہیں؟ لیکن شوگر کا تعلق بڑا گہرا تعلق لائف سٹائل کے ساتھ ہے، اور کہہ لیجیے ہارٹ کی کئی ڈیزیز ایسی ہیں جس کا تعلق لائف سٹائل کے ساتھ ہے. جی موٹاپا ہے، لائف سٹائل کے ساتھ ہے. جی مجھے لگتا ہے ہائپر ٹینشن ٹائپ بھی جو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ ایک سٹریس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں لائف سٹائل کے بھی ایک تعلق ہے. کڈنی کی ایسی بیماریاں کون سی بیماریاں ہیں جن کا تعلق لائف سٹائل کے ساتھ ہے؟ وہ خوراک کون سی ہے، وہ طریقہ کار کون سا ہے جس کو اپنایا جائے تو ہم بچ سکتے ہیں، اور نہیں اگر اپنائیں گے تو ہمارے کڈنیز کا نقصان ہو جائے؟ اچھا، اس میں نا بیسک شاہ جی بڑا امپورٹنٹ جو بات یہ ہے کہ ایک اگر کوئی مریض ایسا ہے جس میں ریپیٹڈلی سٹونز بنتے ہیں نا، تو اگر وہ سٹونز رکاوٹ والے نہیں، رکاوٹ والا سٹون ہے تو اس کا فوری ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، لیزر ہونا چاہیے، یہ ہوگا. لیکن اگر جس میں سٹونز بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں اور وہ نکلتے جاتے ہیں نا، تو اس کی فلوڈ انٹیک بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. پانی کا مقدار 3 لیٹر ایٹ لیسٹ، دیٹ از واٹ وی ایڈوائز. اور نمک کی کمی اور آکزیلیٹ یہ ڈائٹ ان اسپیسیفک مریضوں کے لیے، پالک، کوکا کولا، کاربونیٹڈ ڈرنکس نمبر 3، اور نمبر 4 یہ جو ہے آپ کی گرین لیفی ویجیٹیبلس. اب آپ نے جو کہا لائف سٹائل ماڈیفائی، یہ اس وقت آپ سمجھ لیں جو ڈائبٹیز پاکستان میں ہے نا، یہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. یہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کا تعلق آپ کے میٹابولک سنڈروم سے. میٹابولک سنڈروم یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کمپین ہو رہی ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے نا بہت کم ہو جائے گا. اسٹل دیر ول بی اے لیور فیلئر اینڈ دیٹ ول بی بیکاز آف، وہ ہوگا میٹابولک ایسوسیٹڈ لیور ڈسفنکشن. میسلٹی نیا نام اس کا ہے. وہ کیوں ہوگا؟ وزن ہمارے بڑھ جائیں گے، کاربونیٹڈ ڈرنک کی کنزمپشن، لیزی لائف سٹائل ہو جائے گا، واک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کام کیا 8 سے 9 5، اس کے بعد کھانا کھایا اور اس کے بعد سو گیا. تو اس سے سیڈنٹری لائف سٹائل، ٹائپ اے پرسنالٹی، ہر چیز پہ غور کرنا، یار یہ بھی اس طرح ہو جائے، یہ بھی اس طرح ہو جائے، یہ بھی اس طرح ہو جائے، ہر چیز کو کنٹرول کرنا. تو دیٹ اس سے پھر ڈائبٹیز بھی ہوگی، اس سے ہائپر ٹینشن بھی ہوگی،
اور CKD کرونک کڈنی ڈیزیز بھی ہوگی. تو سب سے امپورٹنٹ لائف سٹائل ماڈیفکیشن. اب یہ جو سرج آف ڈرگز آئی ہیں نا ڈائبٹیز کی ٹائپ 2 کی ٹریٹمنٹ میں, جو مطلب لوگ فیشن کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہیں, GLP-1 ریسیپٹر ایگونسٹ, ٹھیک ہے, جو ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کرتی ہیں, جو وزن کو بھی کنٹرول, if not supplemented with لائف سٹائل ماڈیفکیشن, ان کا سب کا رول زیرو ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اسی طرح آپ کا ویٹ بڑھے گا, آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے, دیٹ از این انڈائریکٹ آلسو کہ کڈنی کو. تو اب جو بیلنس ڈائٹ ہے نا, اور ہیلدی 30 منٹس آف ایکسرسائز ایوری ڈے, صحیح جی, ٹھیک ہے, وہ آپ اپنی فنکشنل کیپیسٹی کے مطابق جو ہے, اور تھوڑا سا جو اپنا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا وقت دینا, بالکل ٹھیک ہے. اور جو اور امپورٹنٹ بات سب سے زیادہ, ایک ڈرگ ہماری میڈیسن میں اپروو ہوتی ہے نا, تو اس کے اوپر فیز 1 فیز 2 فیز 3 اسٹڈیز ہوتی ہیں, اینیمل ماڈل, پھر اس کے آگے پھر اتنی پاپولیشن, پھر رینڈملی. حکیموں کی دوائیاں جو ہے نا, جو ہیوی میٹلز, دے آر اے سیریس کاز آف کڈنی ڈیزیز, پلس ہومیوپیتھک. اگر ان پہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے تو کہیں وہ ریسرچ کہاں پہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح گائیڈنس. بالکل ٹھیک ہے, مطلب یہ ساری چیزیں جو ڈیفینیٹلی لائف سٹائل سے بھی میٹر کرتی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ آپ پراپر ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو زیادہ بہتر ہے. شاہ صاحب آپ کا سوال. ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کہہ لیجیے پھر بڑا بنیادی ایک لے مین کوشچن ہے سر, کہ بڑا پہلے جائے نا, آج سے سر کو 40-50 سال پہلے, تو گردوں کا ہی ڈاکٹر ہوتا تھا. یعنی وہ گردوں کے ڈاکٹر کو, یا کہہ لیجیے کہ مثانہ گردے کا ڈاکٹر, اس طرح کے ورڈز یوز ہو رہتے تھے. اب سر یہ نیفرولوجی کیونکہ کچھ عرصے میں یہ ایک علیحدہ باؤنڈری بن گئی ہے کہ یہ نیفرولوجسٹ کا کام ہے, یہ جو ہے یورولوجسٹ کا کام ہے. یہ ذرا ڈیوائڈ کر کے بتا دیجئے کہ کون سے کام نیفرولوجی کے ہیں, سوری, اور کون سے کام جو ہے. ہاں جی, جو میڈیکل کی بیماریاں ہیں نا کڈنی کی, فار ایگزامپل ڈائبٹیز کی وجہ سے کڈنی ڈیزوز ہوگی, گلومیرولونیفرائٹس جس کی میں نے آپ کو بات کی, گردے کی سوشس ہوگی, ویسکولائٹس ہوگی, انہیریٹڈ گردے کی بیماریاں ہوگی. پاپولیشن میں پاکستان میں انہیریٹڈ بیماریاں بہت زیادہ ہیں, کنسینگوس میرجز ہوتی ہیں, اس سے انہیریٹڈ بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کزن میں پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز ہے. پھر ڈائلسس کی مینجمنٹ ساری نیفرولوجسٹ کے پاس ہے. ٹرانسپلانٹ کی ساری مینجمنٹ ادر دین دا سرجری, وہ ساری نیفرولوجسٹ کے پاس ہے. پری ٹرانسپلانٹ پریپریشن, کس کی کتنی مینجمنٹ کرنی ہے, کس کی کتنی میچنگ کرنی ہے, یہ ڈونر سلیکٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ جب ڈونر کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس ڈونر کی باقی زندگی میں ایک گردے پر کیا اثرات ہیں. یہ آج 20 سال کا بچہ اپنے ماں باپ کو گردہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, when he will be 70 years will he be surviving on that single kidney. اس کا اپنا زندگی کا کارڈیو اینڈ سٹیج کڈنی یا کڈنی فیلئر کا رسک ہے. یہ ساری ایویلویشنز ان کی ہے, ان کی ہوتی. اسی طرح پوسٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ ساری میں قوت مدافع کو ڈاؤن کرنے والی دوائیاں, ان کی کمپلیکیشنز, ان کی مینجمنٹ, کتنا لیول رکھنا ہے, اس کے بعد کوئی میلیگننسی, انفیکشن وغیرہ, یہ ساری ڈائلسس کے پیشنٹ کی پوری ٹیک کیئر 360. ہاں, یورولوجی بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے. تو میرے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں ندیم نصرت صاحب, تو چیئرمین بھی ہے یورولوجی. کینسرز, ساری کینسر, بلیڈر کارسینا کینسر, کڈنی کا کینسر پاکستان میں کامن ہے. بلیڈر سٹون جہاں پھنس گیا ہے, یورولوجسٹ کے پاس جانا. اتنی امپورٹنٹ مطلب کہ ان کا ہے کہ سارے سٹونز کی, پتھری کی, گردے میں کوئی اور رکاوٹ آ گئی, نالیاں تنگ ہو گئی ہیں. ہم یہ بہت زیادہ اپنے بچے جو ٹرانسپلانٹ کے لیے آتے ہیں ان کی مثانے کی سرجریز کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بلیڈر ان کا مثانہ بڑا ہو جائے. یہ سب یورولوجسٹ کا کام. صحیح. دیز آر ٹوٹلی سیپریٹ, اور ہر ایک کو ظاہر ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یہ ضرور اویئرنیس ہونی چاہیے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کون سے ڈیزیزز کے لیے آپ کو کس معالج کے پاس, کس کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے, یہ ضرور آپ میک شیور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ان کی علامات کی بات کی جائے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان اویئر ہوتے ہیں, ان کو سمٹمس شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سائنز آ رہے ہوتے ہیں, سمٹمز آ رہے ہیں, لیکن دے ڈونٹ نو ویئر اٹ از ایکچولی لیڈنگ. تو وہ جی پی کے پاس جاتے رہتے ہیں, اپنے گھر پر ٹوٹکے وغیرہ کرتے رہتے ہیں. کون سے ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جو کسی بھی انسان میں, چاہے وہ مرد ہے, عورت ہے, یا پھر بچے ہیں, اگر ان میں یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو دے نیڈ ٹو کنسلٹ اے یورولوجسٹ اور اے نیفرولوجسٹ. ٹھیک ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر نیفرولوجی کے لحاظ سے اگر پاؤں پہ سوزش آ جائے اور ایک نیا بلڈ پریشر جوان آدمی میں آ جائے, یا آنکھوں کے گرد سویلنگ ہو جائے, ٹھیک ہے, یا پیشاب میں جھاگ آنی شروع ہو جائے, تو یہ بہت زیادہ الارمنگ سائن.
उसी वक्त करना। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो बीमारियां गुर्दे की सोजिश वाली वगैरह, ये अर्ली ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल रिवर्ट। जितने मर्जी PKLI पाकिस्तान में बना लें, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ का बर्डन हम लोग नहीं उठा सकते। पाकिस्तान में 7 से 8 हज़ार ट्रांसप्लांट चाहिए, PKLI किडनी का 300 और 300 लिवर का करता है। दिस इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी, और इदारा सैचुरेट हो चुका, हाँ इधर पर और सैचुरेट हो चुका है। ये जब तक एक ऐसा हमारा मुल्क इस पे अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन, ब्लड प्रेशर के लिए, इसी तरह स्टोन। अब आजकल के ज़माने में 2025 में अगर किसी को स्टोन की वजह से किडनी फेलियर हो जाए, इसमें आप जेनेटिक स्टोन्स को एक साइड पे कर दें, क्योंकि जेनेटिक स्टोन्स का हम कुछ कर नहीं सकते। वही वो अर्ली ऑनसेट बच्चों में होते रहते हैं, वो गुर्दे में जम जाते हैं और वो किडनी पे। जो बाकी रुकावट, देखिए अब ये पत्थरी अगर इधर फंस गई गुर्दे और नाली के दरमियान, तो ये इसने तो फिर अगर इसके हकीमी दवाइयाँ ले दी, होम्योपैथिक दवाइयाँ ले ली और उधर से इग्नोर कर दी, ये किडनी तो ख़त्म हो गया। ठीक है। दूसरा, और क्या है, एक छोटा सा प्रोसीजर अपना हमारे यूरोलॉजिस्ट करते हैं, PCNL या URS वगैरह, वो पत्थरी या लिथोट्रिप्सी जो भी उसके मुताबिक उसकी पत्थरी वो निकल जाती, पेशेंट ठीक हो, सारी उम्र कभी नहीं। तो फिर इसी तरह प्रोस्टेट, हमारे 55 के बाद प्रोस्टेट का बहुत ज्यादा इंसिडेंस। वो बेचारा प्रोस्टेट, वो बेचारे कह रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, कोई पूछता नहीं। प्रोस्टेट की वजह से बैक प्रेशर, वो दोनों गुर्दे कमजोर, फिर उसके बाद उसका इलाज करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी मोटर खत्म हो गई गुर्दों की। सही अब आजकल के जमाने में सिंपल इलाज से आप कितने किडनी फेलियर के मसाइल को रोक सकते हैं। तो फ्लैंक पेन जो होती है ना, स्टोन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। DHQ में यूरोलॉजिस्ट आ गए, लकी भी हम अभी, मुझे वो मेरा ट्रेंड अब वो अपना भक्कर में उसने स्टार्ट किया, अभी फ्रेशली पास हुआ है। ठीक, तो वो हमारे ट्रेंड अब छोटे छोटे मतलब के डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं। गुजरांवाला में 3-4 नेफ्रोलॉजिस्ट हो गए, काफ़ी यूरोलॉजिस्ट हो गए, एक्सेस चीज़ों की हो गई। लेकिन अगर हमने इनको ड्रेन, अपने बच्चों को पाइपों से ड्रेन होने दिया, तो फिर हमारे पास आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक इसमें सेंटेंस बोला कि बहुत सारे जो रीनल इश्यूज हैं, किडनी स्टोन्स हैं, वो इनहेरिटेड होते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। किस तरह से किसी भी इंसान को पता लग सकता है, क्योंकि रीनल स्टोन्स इज समथिंग कि आए दिन हम सुनते हैं अपने इर्द गिर्द भी, लोगों को किस तरह से वेल डायग्नोज हो सकता है ये कि ये इनके जो है इनहेरिटेड हैं, या फिर ये इनके मेटाबॉलिक हैं, या किसी और इशू की वजह से? इसमें अगर अर्ली ऑनसेट स्टोन डिजीज़ हो ना, 18 साल से पहले, और उस बच्चे को 5 या 6 साल से हो रहे हैं स्टोन्स, और अगर उस स्टोन ने अब बनते जा रहे हैं, और साथ उसके किसी बहन भाई को भी है, अच्छा, एक आधा है जिसको और भी है, तो ये एक आप समझ लें कि ये हमारी इंडिकेशन हो गई है कि इसको जेनेटिक स्टोन डिजीज के लिए इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है। अभी तक उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो जो टेस्ट है ना, वो अमेरिका से होता है, हम सैंपल्स भेजते हैं, उसकी टेस्ट की कॉस्ट तकरीबन $350 है। ठीक है, आगा खान कर रहा है बिल्कुल वो टेस्ट, और भी कंपनियां पाकिस्तान में करा रही हैं, लेकिन अभी तक उस टेस्ट की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा। लेकिन राइट लेफ्ट वी डायग्नोज दीज पेशेंट्स पे, क्योंकि उनमें कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिनके इलाज हैं। ठीक है, उनमें वो दवाइयां दे के वो आप प्रोसेस को रिवर्स तो नहीं कर सकते, प्रोसेस को हॉल्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉल कर सकते। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब से हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन है ये इसी तरह से भी कंटिन्यू रहने वाली है। अभी बहुत कुछ पूछना इनसे बाकी है। अभी हम ट्रांसप्लांट्स की भी बात करेंगे और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन पे अवेयरनेस देना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से देखते रहिए। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और हम आज चेयरमैन नेफ्रोलॉजी PKLI से बात कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजी के हवाले से, गुर्दे की बीमारियों के हवाले से। लेकिन इस सेगमेंट में हम जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ट्रांसप्लांट्स की तरफ जा सकते हैं और किस तरह से ये मुमकिन है। डॉक्टर साहब, गुर्दे की कौन सी बीमारियों के किस स्टेज पर जाकर जो है ट्रांसप्लांट लाजिम हो जाता है, और क्या ये पाकिस्तान में करवाना ईजी है, क्या उसकी कन्वीनियंस है, उस बारे में प्लीज़ हमें बताइए। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक बात सबसे इम्पोर्टेंट समझनी है कि मरीज़ की अवेयरनेस के कहाँ पे ट्रांसप्लांट वाकई होना चाहिए। True. तो हम एक किडनी के फंक्शन को मेजर करने के लिए एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं GFR। तो जब किसी पेशेंट का किडनी फंक्शन
15% से कम रह जाए उसके अपने किडनी फंक्शंस में, और उसमें कोई रिवर्सिबिलिटी ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिवर्सिबिलिटी ना हो, वो एक्यूट ना हो, वो सब कुछ क्रॉनिक है कि उसने दवाइयों से ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होना, रिवर्स नहीं होना, तो उसको फिर ट्रांसप्लांट के लिए सॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस पे वो वर्कअप अपना डोनर लाएंगे, वो अपना वर्कअप शुरू करेंगे, तो फिर उनका ट्रांसप्लांट उस फाइन विंडो के अंदर होगा कि जहाँ पे डायलिसिस पे जाने से बिल्कुल पहले उसका ट्रांसप्लांट हो जाए। इस किस्म के ट्रांसप्लांट को कहते हैं प्रीएम्प्टिव लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। इस ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल कर्व दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर है, जो कि डायलिसिस से पहले, बट दैट स्वीट स्पॉट, दैट विंडो कि जहां पे हम उसका वक्त से पहले भी नहीं कर रहे और वक्त से बाद भी नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को कुव्वत मुदाफा को डाउन करने के लिए दवाइयां देते हैं। अच्छा, कुव्वत मुदाफा को डाउन करने के लिए जब दवाइयां देते हैं और उसने सारी उम्र खानी है, तो उन दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, उनको मिले, उनमें जिसमें कैंसर्स हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस हैं और सारी चीज़ें हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमने वो इम्यूनोस्प्रेशन जो अगर बच्चे को 20 साल देनी है या 40 ईयर को 20 साल देनी है, तो हम उसको 20 साल 6 महीने ना दें, उसको ट्रीटमेंट उतनी देर ही दें दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हिम। ठीक है, तो ये उन पेशेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है, ख्वाह वो डायबिटिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हों, वो ख्वाह किसी भी क्रॉनिक किडनी डिजीज पर जिनमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वजह ये है कि हमें ये पेशेंट्स के लिए ये बात अवेयरनेस के उन्होंने वक्त से पहले ट्रांसप्लांट नहीं कराना। मेरे पास बहुत ज़्यादा फीमेल्स आती हैं जिनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, 20% उनका किडनी का फंक्शन रह चुका है, और वो मुझे कहती हैं कि हमने प्रेगनेंट, क्योंकि 20% पे वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, तो मुझे कहती हैं जी वो बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर्स हैं, क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है, वो कहते हैं कि हमें बच्चे चाहिए, ससुराल का प्रेशर है, मियाँ का प्रेशर है, तो ट्रांसप्लांट अब कर दें, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल के बाद हम पेशेंट्स को अलाउ कर देते हैं प्रेगनेंसी का, प्रोवाइडेड के एवरीथिंग इज ओके, कोई उसको रिजेक्शन का वाकया नहीं हुआ, उसकी किडनी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम नहीं करते, हम कहते हैं वेट करो बच्चों, जब तक यू स्टिल रिक्वायर्ड, मे बी तुम्हारा इस 20 से 10% के दरमियान तुम्हारा साल गुजर जाए, यानी उसके लिए भी प्रॉपर एलिजिबिलिटी देखी जाती प्रॉपर है, then it is being और इस हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये आपको करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ना डोनर्स बहुत डरते हैं, तो केयरफुली स्क्रीन डोनर्स, केयरफुली स्क्रीन, अच्छा अदारा अच्छी तरह डोनर्स को स्क्रीन करे, ना उसको शुगर हो, ना उसको ब्लड प्रेशर हो, ना उसको पथरी हो, ना उसको मोटापा हो, ना हेपेटाइटिस बी हो, उसके किडनी के दोनों साइज बराबर हों कि एक गुर्दा उससे लें तो दूसरा हेल्दी गुर्दा उसके अंदर हो जिसमें ना कोई स्टोन हो, ना कोई पानी की थैली हो, और उनका फंक्शन 90% हो। उस डोनर को लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर का रिस्क 0.3 से 0.5% के दरमियान है। ये मैं आपको सारी स्टडीज़ का एक मजमुआ बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हुई भी कौन सी पॉपुलेशन में? नॉर्वेगियन पॉपुलेशन का, जिनकी एवरेज लाइफ 90 साल है। तो आप कंपेयर करें, हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ आपने जो बताई है कि हमारे जो डोनर्स हैं उनके लिए भी अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत सारे लोग इस बारे में अनअवेयर हैं कि डोनेट आप गुर्दे किसको कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, क्या सिर्फ फैमिली में होना ज़रूरी है या ब्लड ग्रुप मैच हो जाए तब भी हो सकता है, क्या उसका तरीक़ाकार है और क्या हैज़र्ड्स होते हैं या क्या बेनिफिट्स होते हैं दोनों के लिए that they will be saved by the end of that transplant? जी, but that's a very important question। उसमें ये है कि पहले मैं आपको ब्लड ग्रुप्स, एक तो ये कि पाकिस्तान का लॉ है दैट इज़ गवर्न्ड बाय अ लोकल एजेंसी होटा, तो वो अभी तक कहती है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, बेटा बेटी बहन भाई वालिद वालदा, उसके बाद उन्होंने सेकंड डिग्री भी कर दिया, कजन्स भी कर दिए, भांजे भतीजे भी कर दिए, चाचा मामा भी कर दिया, फुफ्फो भी कर दिए, भाभियाँ भी कर दी हैं, नंदें भी कर देती हैं, सास भी कर दी हैं। तो ये रिलेशंस में तो बिल्कुल एब्सोल्युटली लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी में कौन हो। ठीक है। अब ब्लड ग्रुप वाला, ब्लड ग्रुप का पेशेंट्स को पता नहीं होता, उनका विजिट हमारे पास ज़्यादा। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है ना, वो मरीज यूनिवर्सल रिसिपिएंट है।
उसको कोई भी गुर्दा दे सकता है, उसके डोनर का ब्लड ग्रुप मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको ओ भी दे सकता है और ए भी दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको बी भी दे सकता है, उसको ओ भी दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो स्लाइटली डिसएडवांटेज में है, वो उसको सिर्फ ओ दे सकता है। और ओ का जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे वो दे किसी को भी सकता है तो ये है लीगल और ये ब्लड ग्रुप। लेकिन जो साइंस है ना, दैट इज मूविंग बियॉन्ड दैट कि ब्लड ग्रुप के अक्रॉस भी ट्रांसप्लांट हो जाए। ओके, तो किस मुल्क में हो रहा है? पीकेएलआई में भी ब्लड ग्रुप के क्रॉस ट्रांसप्लांट हो रहा that's है, amazing अभी है, किडनी में हो यहाँ रहा है पर और भी नेक्स्ट लिवर में भी इंशाल्लाह होगा। Okay, ठीक that's है, amazing. और यूएस में जो है ना इससे भी आगे कि अब जीनो ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया। ठीक है, वो तो हम लोग तो एज बीइंग मुस्लिम वो जरा इतना नहीं करते ना, वहाँ पे पिग टू ह्यूमंस ट्रांसप्लांट हो गए, पिग टू हार्ट ट्रांसप्लांट हो गए, वो भी नॉट रेडी फॉर प्राइम टाइम, बट दोनों इस वक्त जो पिग टू किडनी है अमेरिका में 2 महीने तक के लिए चल रहा है अभी, और एक चाइना में चल रहा है 2 महीने का। इस टर्म को कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं जीन एडिटिंग, क्योंकि पिग की जीन ह्यूमन जीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो जीन को एडिट करेंगे तो उस गुर्दे या हार्ट ने कबूल करना है। डीएनए रेप्लिकेट ठीक करने है, के बाद इसी तरह उनकी इम्यूनोसप्रेशन जो है ना, कुव्वत मुदाफा को डाउन हमारे से ज़रा मुख्तलिफ है, वो और दवाइयाँ इस्तेमाल करनी। इसी तरह जो प्रॉब्लम जो पहला हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट वाला जीनो ट्रांसप्लांट वाला वफात पाया इंग्लैंड में, वो यूएस में, वो वायरसेस का भी नहीं पता, पोर्सिन वायरसेस का, उनका इलाज भी नहीं हमें आता, लेकिन फ्यूचर उस तरफ जा रहा है। अब मुस्लिम्स को उसको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं आई डोंट नो, लेकिन साइंस इज मूविंग इट ऑब्वियसली। अच्छा डॉक्टर साहब, डोनर्स की अगर बात करते हैं तो क्या कोई सर्टेन एज के बाद ही कोई डोनेट कर सकता है, और अगर मर्द और खातून की बात की जाए तो उसमें भी कोई मसला होता है? बिकॉज अक्सर हम अस्पतालों में सुन रहे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं जी औरत का खून नहीं लेना, ये इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो आप इस बारे में भी क्या ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें ये कि आइडियल एज फॉर डोनेशन ना 20 से 55 है, लेकिन अगर एक बच्चा है 20 साल का, उसके पास कोई डोनर नहीं, उसका 65 साल का फादर है, बिल्कुल हेल्दी है, स्मार्ट है, उसने फौज में सर्विस की है, तो वो भी डोनेट कर सकता है, कोई ऐसी बात। सिर्फ एल्डरली डोनर का ये मसला होता है जो 60 से एक 20 साल के बच्चों का जो गुर्दा यंग भाई देगा, वो अगर 15 साल या 20 साल चलेगा तो वालिद का गुर्दा 12 साल होता है। हर चीज़ की डोज होती है, इसी तरह किडनी की डोज होती है। आपके 40 साल के बाद हर 10 साल के बाद किडनी का फंक्शन 100 में से 6% पर 10 ईयर्स कम होता जाता है। तो नॉर्मल किडनी फंक्शन अगर शाह साहब का 90% है तो 70 साल के एक बंदे का नॉर्मल किडनी फंक्शन 72% हो। इतना आपको उसमें से मतलब के होना। अच्छा ये डॉक्टर साहब मैं आप भी ये पूछना चाहेंगी, मुझे मेरा ख्याल है ये सवाल बड़ा रेलेवेंट है। जो गुर्दा देने वाला है वो बड़ा उसका जिगरा होता है, मैं समझता हूँ वो आम बंदा नहीं होता, वो बहुत बड़ी कुर्बानी देता है। बेशक बाप जो है वो बेटा बाप को दे रहा है या किसी रिलेटिव को दे रहा है, उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है? यानी एक तो साइकोलॉजिकल चैलेंज है, एक मतलब कि जी मैंने देना है, फिर कुर्बानी का भी जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेडिकल चैलेंज किस किस तरह के आते हैं? हाँ, मेडिकल चैलेंज उसमें शाह साहब जो है, मैं आपको उसके पहला वो साइकोलॉजिकल चैलेंज बताता हूँ। अभी हम लोगों को ना थोड़ा वो सोसाइटी उतनी अवेयर नहीं हुई ना, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो पेशेंट्स को हम कहते हैं ना कि जी बेटा, तो कहते हैं जी इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बेटी है तो इसकी तो शादी नहीं हुई। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि किडनी डोनेट करने से उसके बाप बनने के या माँ बनने की सलाहियत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, सबसे ज़्यादा। उसके बाद उसको जो चैलेंजेस ये हैं कि वो इधर उधर से सोचता है कि इसको कुछ हो ना, दोनों बेकार ना हो जाए। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट गलत है, किडनी डोनर को कुछ नहीं करता। मैं बल्कि मजाक में उन्होंने कहना वा कि तुसी ये बाद भलवानी भी कर सकते हो। मैं उनके साथ मजाक भी करता हूँ। तो कोई नहीं, हाँ लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का उनका इंसिडेंस थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा 20%। ठीक है, जनरल पॉपुलेशन। और किडनी फेलियर का उसका रिस्क जो मैंने आपको बताया 0.3 to 0.5% है, बहुत थोड़ा, बस इतना ही उनका रिस्क है। लेकिन दीज आर ऑल केयरफुली स्क्रीन डोनर्स। इनकी शुगर भी जबरदस्त तरीके से चेक हुई हो डोनर्स की, इनकी वो हेमोग्लोबिन A1C भी नॉर्मल हो, इनकी प्रोटीन भी यूरिन में कोई नहीं आता हो, इनके दोनों गुर्दों में सीटी पे कोई पथरी ना हो, कोई चीज़ ना हो,
بالکل آنےسٹلی آپ کی ساری ہمدردی ڈونر کے ساتھ ہے. آپ نے ڈونر کو زندگی میں مریض نہیں بننے دینا. اگر آپ نے ڈونر کو مریض بنا دیا تو آپ کا سسٹم فیل ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایک جان بچانے کے لیے دوسری جان کو تو بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, ایک ہمیں سننے والا اس وقت ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ سن رہا ہے, بڑے بنیادی ٹیسٹ کون سے ہیں جو کروا لیں؟ اب دیکھیں نا, ہوتا کیا, وہ مین واز اے ہاسپٹل پڑھتے تھے کبھی اپنے اسٹڈیز میں, تو ایسا نہ ہو کہ اس پروگرام کے بعد کئیوں کو لگے یار میرا نیفرولوجی کا پرابلم ہے, میرے گردے کا مسئلہ ہے, تو کم از کم بیسک 1 2 3 ٹیسٹ وہ کروا کے وہ کسی ڈاکٹر سے ہاں بالکل, آر ایف ٹیز جی, آر ایف ٹی اور یورین کمپلیٹ بالکل بیسک میں. اور جن کو شوگر ہے وہ 5 سال کے بعد اپنا یورین اور آر ایف ٹی. اور شوگر کی جو کڈنی ڈیزیز کی سب سے امپورٹنٹ مینجمنٹ ہے نا, وہ اس کی شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول. اس نے اس کو گردے کی بیماری سے یا کڈنی فیلئر سے بچا. تو ٹائٹ بلڈ پریشر, یہ جو ہے نا بہت لوگ لائٹ, میری جی 200 شوگر ہے, وہ 200 شوگر نے ہونے تے کچھ نہیں کہنا, 5 سال بعد بہت کچھ کہنا. تو ہمیں ارلی پریکاشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سے اور بھی کانورسیشن جو ہے اس میں سوالات ہمارے باقی ہیں. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد, دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ.